हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 1, जिसके अंदर हम रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ लीडर वो समझने वाले हैं और टेस्ट योर नॉलेज के जो एमसीक्यूज है वो सोल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं इस चैप्टर के, जिसमें मोस्ट ऑफ द डिस्कशन इस चैप्टर का था वो कर लिया है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से वो अचीव किया जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, राइट, वैल्यू चेन एनालिसिस, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस, मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, सेगमेंटेशन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, राइट, वो सारी चीजें हमने इन डिटेल कवर अप की है। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। तो चलिए अब जो लास्ट पार्ट है वो कवर अप करते हैं, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज लीडर। ये दिया हुआ है पेज नंबर 1.51 पर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, राइट। तो उनका काम लीडर का भी बन गया है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसे स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसका काम लीडर जैसा बन गया है और उनको ऐसे लीडर ही काम करना चाहिए। तो वो किस तरीके से कर सकता है, किस तरीके का लीडर होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर समझाई है। इजी पार्ट है, राइट। चलिए, एज अ बिजनेस एनवायरमेंट changed, new organizational structures and management styles emerged, and as a result, the roles and responsibilities of business managers changed dramatically. The role of management accountant has also undergone a substantial transformation. Now, the management accountant assumes the role of business leader. जिस तरह से business organization और उनके management की style change हुई है, उसी तरीके से management accountant का role जो है वो भी change हुआ है और वो अब as a leader देखे जाता है। Management accountant lead from the core of business, working within organization to identify opportunities, reveal insights, and make the big strategic decision that shape a business future. बहुत ही बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है जिसको हमें यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें वो अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो डिसाइड करते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं। Hence, aspects like communication, decision making, and business ethics that are part of the management accountant's behavior become critical to the success of his or her organization. इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट में कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और बिजनेस एथिक्स, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस वजह से उनके और जो बिजनेस है उनके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम आगे ये समझने भी वाले हैं, ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस एथिक्स। Since business organization faces various complicated challenges in a dynamic business environment, the capabilities of their managers should be at a level so that can take up challenges. जो बिजनेस में इतने सारे चैलेंजेस आने लगे हैं, उसी वजह से उनके जो मैनेजर्स हैं उनको भी वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और वो चैलेंजेस को फेस करने के उनके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मिंग रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट पहले क्या था और अब उनका रोल क्या बन चुका है वो यहां पर हमें बता रहे हैं। ट्रेडिशनली द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोमिनेंटली इंक्लूड स्टूवर्डशिप, अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, डेवलपिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेंटेनिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग इज इन कंट्रोल. Today, business require a management accountant who reports the key figures with in-depth analysis and provide fresh perspective by telling a story about the reported data to propel of the business ahead. Hence, the role of business management now also include. पहले ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसका काम रहता था, अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से इन्फॉर्म करते हैं जिससे जो बिजनेस है वो आगे चल सकता है, उनको पुश मिल सकता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अब उनके रोल में क्या कवर अप होता है? एनालिसिस, प्लानिंग, इनोवेशन एंड लीडरशिप। वो एनालाइज करते हैं डेटा को अच्छे तरीके से ताकि अच्छे से डिसीजन लिया जा सके। वो प्लान करते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इनोवेट करते हैं, प्रोडक्ट में कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन, फीचर्स, राइट, वो सारी चीजें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड लीडरशिप करते हैं ताकि जो बिजनेस है उसमें सभी एम्प्लॉयज को एक साथ लेकर, सारे डिपार्टमेंट्स, सारी प्रोसेसेस को एक साथ लेकर ग्रो किया जा सके। सो अब जो इमर्जिंग रोल्स है उसमें एनालिसिस, प्लानिंग, इनोवेशन एंड लीडरशिप कवर अप होते हैं, ये हम आगे इन डिटेल समझने वाले हैं। Therefore, management accountant is a position that holistically addresses the various aspects that affect the sustainability of business's performance. Along with budgeting, forecasting, management of performance and control of internal processes, the management accountant impacts decisions related to strategies, operations and technology as a business leader. If accounting is truly a language of business, then management accountant is indeed poet who appreciate values and numbers.
अकाउंटिंग को बिजनेस लैंग्वेज कहा जाता है। जो बिजनेस हो रहा है वो किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, थ्रू अकाउंट्स, क्योंकि क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट है, क्या रिजल्ट है, वो अकाउंट से पता चलते हैं। सो बिजनेस लैंग्वेज क्या है, वो अकाउंट्स है। तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को पोएट कहा गया है, क्योंकि वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से वो जो अकाउंटिंग है वो नंबर से उनको प्रेजेंट की करते हैं, राइट। सो वैल्यू और नंबर्स को वो अप्रिशिएट करते हैं। The management accountant is at the crossroads of technology, financial analysis and strategy and leadership, helping to identify what is driving the company's profits and losses rather than simply reporting them. मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस क्या है उनको सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो रिपोर्ट क्यों, क्या प्रॉफिट और लॉस किस तरह से, किस वजह से है, वो सब कुछ अच्छे से एनालाइज भी करके बताते हैं, राइट। क्या क्या उसमें रीजंस थे वो सब कुछ भी एनालाइज करते हैं। The management accountant goes an additional step beyond reporting and assists the C-suite. C-suite मतलब कि जो भी डेजिग्नेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ, सीएफओ है, तो जो सी से चालू होते हैं जो भी डेजिग्नेशन, उनको C-suite कहा जाता है, क्योंकि वो जनरली डिसीजन मेकिंग में होता है, टॉप मैनेजमेंट में वो कवर अप होते हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उनको रिपोर्टिंग करना होता है C-suite को। द ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन who have the word chief in their titles to figure out the most effective route to growth and stability and to develop strategies for growth and long run by translating the lofty big picture goals into tangible operations and financial actions. उनको रिपोर्ट करना होता है, असिस्ट करना होता है C-suite, मतलब कि चीफ जो भी है, जो भी डिपार्टमेंट के, उनको असिस्ट करना होता है जिससे जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और लीडरशिप का यूज करता है। एनालिसिस टू ऑफर न्यू इंसाइट्स एंड विजन, जो हमने उनके इमर्जिंग रोल्स देखे थे उसमें सबसे पहला था एनालिसिस। तो वो एनालिसिस करते हैं टू ऑफर न्यू इंसाइट्स एंड विजन, क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज जो सेल करते हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजीज है उसमें क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो सब कुछ। Management accountants, through analysis of financial and non-financial information as well, can uncover the meaning of numbers for the company. He constantly looks for discoveries within the data to offer new insights and vision to craft apt strategies. The insights they provide should pertain to TQM, supply chain innovation, customers profitability, etc. TQM मतलब कि total quality management, supply chain जहाँ से मटेरियल आता है वहाँ से फिनिश्ड गुड्स तक जो जाता है सब कुछ सप्लाई चेन में कवर होता है। इनोवेशंस क्या क्या करेंगे, कस्टमर्स की प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो सब कुछ कवर अप करेंगे, उन सभी में एनालिसिस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, आगे के चैप्टर्स में वो कवर अप भी किया। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो जो नंबर्स से, जो रिपोर्ट्स है उसको अच्छे से एनालाइज करके ऐसी चीज़ें, ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्कवर करेंगे जिससे आगे क्या करना है, प्लानिंग बनाने में, स्ट्रेटेजी बनाने में वो हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड, प्लानिंग, बिल्डिंग इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजीज। Management accountants apply their forecasting and budgeting skills to aid senior leaders in making the most effective business and financial decisions or to develop strategies. फोरकास्ट और बजटिंग करना जरूरी है, क्योंकि कितना क्या काम करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कॉस्ट होगा, वो सब कुछ जानना जरूरी है। उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज, उस हिसाब से प्लानिंग वगैरह कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अगर जितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन जितना करना है उसके बेसिस पर रॉ मटेरियल वगैरह परचेस किया जाएगा, और प्रोडक्शन भी कितना होगा कि सेल्स की डिमांड क्या हो सकती है, तो वो बजट और फोरकास्ट बनाया जाएगा और उसी के हिसाब से आगे का प्लानिंग किया जाएगा। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। Working closely with executives, CEOs and other leaders, management accountants are essential in defining and implementing a long-term plan. In essence, a management accountant is expected to provide the technical depth of accounting while also providing broad business operations coverage. क्या अकाउंटिंग का क्या नॉलेज है, उसका क्या रिपोर्ट है, और जो बिजनेस का इन डेप्थ नॉलेज है वो सब कुछ एक साथ मिलाकर प्लानिंग बनाया जाएगा, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। थर्ड है इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ब्रेक थ्रू। इन अ बिजनेस, इन्फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी कैन डू मिरेकल्स। बिजनेस में टेक्नोलॉजी को ऐड करके बहुत ही अच्छी चीजें हो सकती है, मिरेकल्स हो सकते हैं। बीइंग इनोवेटिव इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस टू सस्टेन और improve their performance. The management accountant should assume the role of initiator or a change advocate for technological innovation to practice I40, मतलब कि इंडस्ट्री 4.0, इवन नाउ इंडस्ट्री 5.0।
तो अगर आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है या फिर ग्रो करना है तो उसके लिए इनोवेशन होना जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, हो सकता है प्रोडक्ट में इनोवेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो वो इनोवेशन होना जरूरी है। तो इनोवेशन के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो काफी बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। एंड देन लीडरशिप फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, वो प्लान करना और प्लान को एग्जीक्यूशन करना, कंट्रोल करना, तो उसके लिए लीडरशिप की जरूरत होगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो लीडरशिप भी अच्छे से कर पाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बीइंग अ लीडर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एज वेल एज मेकिंग कम्युनिकेशन इन प्रोसेस ऑफ क्राफ्टिंग प्लान्स एंड ensuring precise execution, usually across several divisions and departments of a company. He should observe professional and business ethics to lead by example. उनको जो भी चीज़ है, जो भी अब बिजनेस की स्ट्रेटेजीज वगैरह है, वो कम्युनिकेट भी करना होगा और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाना होगा, उनमें से काम भी करवाना होगा, एग्जीक्यूट भी करवाना होगा। तो उसके लिए लीडरशिप की जरूरत होगी, राइट। बॉसी नेचर नहीं चलेगा, लीडरशिप होनी चाहिए, सिखाना भी चाहिए कैसे करना है और वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके ताकि एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाई हो, वो अच्छा काम करके दे, तो वो सब कुछ भी नेसेसिटी रहेगी, राइट। तो लीडरशिप की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। और उसके साथ उनको एथिक्स जो है, प्रोफेशनल एंड बिजनेस एथिक्स है, उनको भी मेंटेन करना होगा। कुछ भी ऐसी चीज गलत नहीं करनी है कि चलो कस्टमर क्वालिटी ऑफ द गुड्स है वो बिगाड़ कर, राइट, कैसे भी करके हमें कस्टमर्स को बेचना है, तो कस्टमर से प्राइस मिल रही है ना, उससे खुश है हम, क्वालिटी जैसे भी हो, कस्टमर्स चाहे उनके साथ जो भी हो, वो नहीं होना चाहिए। उनको बिजनेस एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स भी मेंटेन करने रहेंगे, तभी हम उससे अच्छा लीडर कह सकेंगे, राइट। तो ये चार चीजों में उनका मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल है वो बढ़ रहा है, एनालिसिस, प्लानिंग, इनोवेशन एंड लीडरशिप, राइट। Mind it, being a leader is a way different from just being a manager in many ways, such as leader और manager दोनों अलग होते हैं, कैसे वो हमें यहाँ पर समझाया है। Leaders create a vision, managers create goals। लीडर है वो विजन क्रिएट करते हैं, जो विजन है वो उसकी इम्पैक्ट ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू या फिर उसमें कवरेज जो होता है वो गोल्स से ज्यादा होता है। मैनेजर को तो जितना बताया वो उतना ही काम करेंगे, जबकि लीडर है वो जो बिजनेस का, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है उस हिसाब से काम करेंगे और वो क्रिएट भी करेंगे। लीडर्स आर चेंज एजेंट्स, मैनेजर्स मेंटेन द स्टेटस क्वो। जो लीडर है वो चेंज लेकर आते हैं, वो चेंज एजेंट्स है, जबकि मैनेजर्स है वो तो स्टेटस क्वो, जो अभी सिचुएशन है वो एज इट इज मेंटेन करवाएंगे। लीडर्स आर यूनिक, मैनेजर्स डू कॉपी। लीडर्स है वो यूनिक, किस तरह से अच्छे से काम कर सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से हम कस्टमर्स को दे सकते हैं, कस्टमर्स को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो लीडर सोचते हैं। मैनेजर सिर्फ कॉपी करते हैं, उनके जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने जिस तरह से बताया है या फिर किसी और जो भी करते हैं उसको कॉपी करते हैं। लीडर्स टेक रिस्क, मैनेजर्स कंट्रोल रिस्क। लीडर्स रिस्क भी लेते हैं और उनको संभालने की हिम्मत भी रखते हैं, जबकि मैनेजर्स है वो रिस्क को कंट्रोल करते हैं। लीडर्स आर इन फॉर लॉन्ग हॉल, मैनेजर्स थिंक शॉर्ट टर्म। लीडर्स है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि क्या फ्यूचर में भी बेनिफिशियल होगा। मैनेजर्स है वो अभी का सोचते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। लीडर्स ग्रो पर्सनली एंड मैनेजर्स रिलाई ऑन एग्जिस्टिंग और प्रूवन स्किल्स। लीडर है वो सीखते भी है और पर्सनली ग्रो भी करते हैं, जबकि मैनेजर्स है जो भी स्किल्स है बस उसी के हिसाब से काम करते रहते हैं। लीडर्स बिल्ड रिलेशनशिप एंड मैनेजर्स बिल्ड सिस्टम एंड प्रोसेसेस। लीडर्स है वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, बिल्ड करते हैं, विथ एम्प्लॉइज हो सकता है, कस्टमर्स हो सकता है, राइट, जबकि मैनेजर्स है वो सिस्टम और प्रोसेसेस को बिल्ड करते हैं। लीडर्स कोच, मैनेजर्स डायरेक्ट। लीडर्स है वो सिखाते हैं, कोच बनते हैं, जबकि मैनेजर्स है वो डायरेक्ट करते हैं कि भाई इस तरह से काम कर दीजिए। लीडर्स क्रिएट फॉलोवर्स, मैनेज हैव एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट्स। लीडर है उनके फॉलोवर्स होते हैं, दूसरे लोग उनको देखकर उनको फॉलो करते हैं, वो जैसा करते हैं उस तरीके से काम करेंगे, जबकि मैनेजर्स के नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मैनेजर जैसा कहेंगे उसी तरीके से एम्प्लॉइज को सबऑर्डिनेट्स को काम करना पड़ेगा। तो लीडर्स आर बेटर देन मैनेजर्स, सो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को लीडर बनने के लिए बोला गया है, राइट। Management accountant in the role of leader who drives the strategy. Leadership is required to develop an organizational strategy, drive change, and align the organization structure, resource, and culture with the strategy. In the previous section, हमने आगे समझा था leadership, right? वो सब कुछ from planning to execution stated above. We acknowledge that management accountant assume the role of leader who need to make or assist in decision making in back of organizational strategy, make communication of strategy plans, vision and values while getting such decision executed either himself or through others, and remain ethical throughout.
जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उनको डिसीजंस लेने होंगे कि इस सिचुएशन में क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो डिसीजंस को कम्युनिकेट भी करना होगा, स्ट्रेटेजी प्लान विजन जो भी है वो उनके सबऑर्डिनेट्स को या दूसरों लोगों को उनको बताना भी होगा, राइट, और वो एथिकली परफॉर्म करना है सब कुछ। लेट्स कंसिडर ईच ऑफ दिस बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है, ये तीनों हम इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है वो आपने इन डिटेल 11th 12th फाउंडेशन वगैरह में समझा ही होगा, राइट, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन पास करता है और वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। दोनों ही, एक पर्सन मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में भी आना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, तो कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ ऐसा माना जा सकता है। Considering the organizational structure and level thereof, it can be classified as a vertical, upward and downward, horizontal और diagonal. अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में से नीचे लेवल के जो है, राइट, ऑपरेशनल लेवल के स्टाफ है वो अपर लेवल के जो स्टाफ मेंबर्स है उनको कम्युनिकेट करेंगे। डाउनवर्ड में टॉप लेवल से नीचे के लेवल पर कम्युनिकेशन किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल में जो कलीग्स है उनको कम्युनिकेशन उनके बीच होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। From the perspective of a management accountant in a strategic context, communication includes all formal and informal exchanges of ideas, beliefs, imagination, emotions, or thoughts. Right? The management accountant, who is considered an agent of change to align the organization structure, resource, cost structure, and culture with the strategy, while communicating the change and the need for it, also needs to communicate the vision and strategy. This will reduce resistance and make the process and change smoother. कोई भी चेंज हो रहा है, जो भी विजन है, प्लान है, वो उनको कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेशन इतना भी इजी नहीं होता, कई बार कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस आ सकता है, जो एम्प्लॉयज है वो खुश नहीं होंगे, वो उसके लिए मना करेंगे, राइट, उसके लिए उनके सामने से सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में उनको प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना जरूरी होगा। अगर वो एज अ लीडर कम्युनिकेट करेंगे तो शायद वो अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगा और सामने से सपोर्ट भी मिल पाएगा। The new strategy needs to be communicated with actions as well as words. Right? Communication है वो खुद के actions, वो किस तरह से काम करते हैं वो भी मैटर करता है, और जो through words communicate किया जाता है वो भी मैटर करता है। So activity, actions क्या है और words क्या है, वो दोनों ही communication में होने चाहिए। The message in full and then process the message to construct the real intent. Communication is more than just sending messages. Communication is something more than just sending a message. It includes feedback from the receiver. Only then it becomes a dialogue, else monologue. कम्युनिकेशन में आपने इंफॉर्मेशन पास ऑन की, सामने वाले का फीडबैक भी आना चाहिए। सिर्फ आपने बता दिया बस ऐसे ही करना है, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो डायलॉग नहीं है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो मोनोलॉग है। आपने बताया, सामने वाले ने सुन लिया। Receiving and analyzing the feedback is important because it signifies what is actually conveyed. The importance of this aspect has increased in the case of communication done by management accountant in strategic context because feedback will help to understand the resistance, if any, and the nature thereof. जो कम्युनिकेशन है उसमें फीडबैक भी मिलना चाहिए, क्योंकि फीडबैक है उनसे पता चलेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पास ऑन की है उसके लिए रेजिस्टेंस क्यों है, क्यों मना कर रहे हैं, राइट, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको फीडबैक लेंगे तभी पता चलेगा। और फीडबैक लेने से, उसके ऊपर काम करने से कम्युनिकेशन और जो पूरा वर्क है स्ट्रेटेजी से, वो अच्छे से काम कर पाएंगे। लिसनिंग इज मोर देन जस्ट हियरिंग। The receiver should listen carefully. Both sender and listener should try to reduce the noise, that is barriers of communication to receive. लिसनिंग और हियरिंग दोनों अलग होता है, राइट। हियरिंग में सिर्फ आप सुनते हैं, लिसनिंग में प्रोसेसिंग वगैरह भी होता है। तो लिसनिंग है वो करना जरूरी है दोनों ही साइड से, और उसमें बैरियर्स जो है, बैरियर टू कम्युनिकेशन, नॉइस जो कहा जाता है जनरली, तो वो बैरियर्स नहीं होने चाहिए, राइट। आपने ये इन डिटेल पहले समझा हुआ होगा, राइट। Management accountant, apart from reporting to the C-suite, used to talk to workers and staff either in quality circle meetings, corner meetings, or on the production floor, sometime on the shop floor also, to communicate informally but effectively. जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो C-suite, मतलब कि जो चीफ है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ तो कम्युनिकेट करता है, बट वर्कर्स स्टाफ के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। वो क्वालिटी सर्कल मीटिंग्स होती है कि क्वालिटी में क्या करना है, किस तरह से करना है। कॉर्नर मीटिंग्स, इनफॉर्मल मीटिंग्स ऐसी कुछ हो सकती है। प्रोडक्शन फ्लोर पर मीटिंग हो सकती है। तो ये सारे इनफॉर्मल मीटिंग्स बट इफेक्टिव मीटिंग होनी चाहिए। टेक्निक्स सच एज मैनेजमेंट बाय वंडरिंग एंड वॉकिंग अराउंड, MBWA, आर हेल्पफुल.
मतलब वो चलते चलते उनको सुपरवाइज भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से काम हो रहा है, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, स्टाफ की क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो भी सुननी चाहिए, उनका सॉल्यूशन भी लाना चाहिए। तो वंडरिंग और वॉकिंग अराउंड अगर वो करेंगे, मैनेजमेंट बाय वंडरिंग और वॉकिंग अराउंड, तो उनसे इफेक्टिवनेस है वो बढ़ सकती है। उसमें आपको फॉर्मली जाना कि इसी टाइम पर लाइक जब भी एम्प्लॉयज को जाने का टाइम है तभी आप चेक करने जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आप कभी भी इनफॉर्मली जा सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो सुन सकते हैं। MBWA refers to a style of business management that involve managers wandering around in an unstructured manner through the workshops at a random rather than a plan where employees expect a visit from managers at more systematic pre-approved or a scheduled time। आपने बताया कि भाई मैं 10 बजे आऊंगा और 10 बजे चेक करने चाहिए, वो तो सिस्टमेटिक अप्रोच हो गया, तो उस टाइम पर तो सब कुछ बराबर ही होगा। आपको ऐसे इनफॉर्मली भी जा सकते हैं, इस इनफॉर्मली भी वर्क करना चाहिए ताकि पता चले कि किस तरह से एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। To check with employees' equipment or to the status of ongoing work. The expected benefit is that a manager, by random sampling of events or employees' discussions, is more likely to facilitate improvements to the moral, sense of organizational purpose, productivity, and total quality management of the organization as compared to remaining in a specific office area and waiting for employees। आपको एक ही अपनी ऑफिस में बैठेंगे और एम्प्लॉयज के पास से फीडबैक आएगा, वो सोचकर आप वेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको प्रोडक्शन फ्लोर जहां पर भी काम हो रहा है वहां पर जाकर देखना चाहिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, और वो इनफॉर्मली होना चाहिए। आपने पहले से प्लान करके बता दिया कि भाई मैं चेक करने आऊंगा, तो वो सिस्टमेटिक हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि पहले से लोग रेडी रहेंगे, तो उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी। बट अगर आप इनफॉर्मली जाएंगे तो पता कर पाएंगे कि क्या किस तरह से काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, क्या है स्टेटस, क्या है, वो सब कुछ पता चलेगा, और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज है वो पास ऑन होगी, सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस पता चलेगा कि किस तरह से काम होना चाहिए, क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, क्वालिटी बढ़ सकती है, तो वो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। राइट, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन, इसमें थ्रू एक्शन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। Management by wandering around is very similar to the Japanese Gemba walk method developed at Toyota. The origin of MBWA has been traced to executive at the company Hewlett Packard for management practice in 1970s. In the end, we need to recognize the technological advancement has changed the mode and style of communication drastically. In order to have effective communication, management accountants also need to consider the mode of communication very consciously. The choice shall be based upon the criteria of intellectual level of the receiver, cost budget, availability of time, resources and nature of information, highly sensitive और ऑपरेशनल अमोंग अदर्स। आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो भी काफी मैटर करता है। अगर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव हो सके, इम्पैक्ट हो सके, ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो पर्सनल मीटिंग में होना चाहिए रादर देन ईमेलिंग। बट अगर ऑपरेशनल मैटर है कुछ भी, तो वो ईमेल थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आपको जज करना होगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा उससे इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होगी। राइट, फिर है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग is the process of making choices by identifying decision, gathering information and assessing alternative resolution। decision making में आपके पास various options है, उसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा वो आपको सोचना होता है। डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर चैप्टर भी आएगा कि प्राइसिंग डिसीजन होगा कि कौन सी प्राइस के ऊपर सेल करना चाहिए, कोई भी नया ऑर्डर मिला है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, कोई रॉ मटेरियल है जो हम बाहर से परचेस करते हैं क्या हम खुद बना सकते हैं, अगर खुद बना सकते हैं तो वो क्या खुद बनाना चाहिए या फिर आउटसोर्स करना चाहिए, वो सारे डिसीजन यहाँ पर हम आगे समझने भी वाले हैं। उसके अलावा भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को डिसीजंस लेने होंगे स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो वो जो डिसीजन है वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से जो बेस्ट है उनको चूज करना रहेगा। Decision making process is substantially impacted by the type of organization structure adopted in addition to its size, industry, level of maturity, vision, mission and the goals. The impact may be either positive or negative. किस टाइप का इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, साइज कैसा है, विजन मिशन गोल्स क्या है, उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग चेंज होता है और उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही हो सकती है। If the aspects specified in the immediate previous sentence are clearly defined and communicated to stakeholders, then the process of decision making will be smooth or else complicated. When it is complicated, a stronger leader is required who has transformational leadership style. अगर कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन को आपको कम्युनिकेट करना है, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए अच्छा लीडर होना चाहिए। Decision making is required at every step of the strategy development process. Being part of the strategy development process, management accountant
required to either make decision or assist the C-suite in making decision. मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है वो सभी जगह पर नेसेसरी होगा ही, राइट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कई बार खुद डिसीजन लेना होगा, कई बार C-suite जो है चीफ है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको डिसीजन लेने में असिस्ट करना होगा। Since decision taken or assisted by management accountant are deciding factor in organization's direction and growth, hence criteria for making decisions shall be rational. डिसीजन मेकिंग जो भी करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंट या असिस्ट करेंगे तो वो रेशनल होने चाहिए उनके डिसीजन के पीछे, क्योंकि उनसे जो भी बिजनेस का ग्रोथ है वो डिपेंडेबल होगा। A decision is said to be rational if it is objective, fully informed, conscious, explicit, deliberate, consistent, but considering the need for an hour or a warrant of situation, logical and aiming to end goals. डिसीजन रेशनल कब कहा जाएगा? जब भी वो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से बराबर है, फुल्ली इन्फॉर्म्ड, जितनी भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी थी उन सभी को कंसिडर करने के बाद डिसीजन लिया है, कॉन्शियसली लिया है, सब कुछ सोच समझकर, एक्सप्लिसिट, डेलिब्रेट, कंसिस्टेंट, बट हाँ अगर सिचुएशन कुछ अलग है तो उसमें कंसिस्टेंसी जरूर नहीं है। अगर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई तो आपका डिसीजन अलग तरीके से हो सकता है। लॉजिकल एंड एमिंग फॉर एंड गोल्स, उस तरीके का होना चाहिए। Why do business managers or leaders make irrational decision? ऐसा क्यों हो सकता है कि मैनेजर्स जो है वो irrational decision ले सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए हैं। Enthusiasm to quickly get to end of the analysis process, that is jump straight from analysis to recommendation without considering any other alternatives. आपने कुछ सोचा समझा एनालिसिस किया और तुरंत ही आपको बस डिसीजन लेना है, मुझे ये सबको बताना है बस। ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप दूसरे अल्टरनेटिव्स को भूल रहे हैं और आपका डिसीजन गलत हो सकता है। not listening to others and their perspective, यहाँ पर लिस्टिंग नहीं लिसनिंग होना चाहिए, दूसरे को ओपिनियंस को सुने बिना आपने डिसीजन लिया। एरर इन फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द अफेक्टिंग फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं उनको, जो एस्टिमेट करना था, फोरकास्ट करना था, वो गलत किया है। रेडिली अग्री विद द लीडर्स प्रपोजल, लीडर ने जो प्रपोज किया बस उसको मान लिया, दूसरी इफेक्ट या अपनी खुद की सोच उसमें नहीं लगाई। सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, जो भी अच्छी बड़ी बड़ी बातें थी उनको मान लिया। जजमेंट एरर और लैक ऑफ एक्सपर्टीज, जजमेंट जो लिया वो गलत था या फिर एक्सपर्टीज नहीं थी। केयरिंग प्री नोशंस, हैविंग प्रायर व्यूज अबाउट द बेस्ट सॉल्यूशन, पहले से सोच के रखा था कि यही हमें सॉल्यूशन रखना है, तो दूसरे ऑप्शंस उन्होंने अच्छे से देखे ही नहीं, सोचे ही नहीं, राइट, पहले से ही थोड़ा पार्शियलिटी था, तो इस केस में इरेशनल डिसीजन हो सकता है। Management accountants has to make decision regarding the benchmark, standard, budgetary allocation, quality limits, and many more in association with others in the organization, and must have strong rapport and communication with his counterparts in other departments of functional expertise. In the end, we must acknowledge that leadership style has a strong bearing on the decisions that management accountants make and the effectiveness thereof. And last behavioral aspect है business ethics. Ethics deals with the moral philosophy that involves systematizing, defending and recommending concepts of right and wrong behavior. क्या सही है और क्या गलत है वो हमें सोचना, वो philosophy ethics है। Whereas business ethics is a form of applied ethics or a professional ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that can arise in a business environment. It applies to all aspects of business conduct and is relevant to the conduct of individual and entire organization. बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें एथिक्स को अप्लाई करना, दैट इज बिजनेस एथिक्स, राइट, और वो नेसेसरी होते हैं, बहुत सारी जगह पर बिजनेस एथिक्स की रिक्वायरमेंट आती है। बिजनेस एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड टू वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेंस एथिक्स शुड रिफ्लेक्ट वैल्यूज। Undoubtedly relying upon Milton Friedman's arguments, the classical approach to ethics suggests that business leaders are responsible for wealth maximization of fund providers only, but business has changed its orientation from shareholder to stakeholders. पहले ऐसा था कि जिन्होंने आपको फंड दिया है, राइट, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना आपकी जिंदगी का गोल है, राइट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पहले गोल रहता था, बट अभी शेयर होल्डर्स से स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है जिनसे ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी डिसीजन से फर्क पड़ सकता है, उन सभी के बारे में आपको सोचना चाहिए। पहले आपके लिए सेल्स बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, वेल्थ बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट था, तो कई बार कस्टमर्स के बारे में आप नहीं सोचते थे, तो वो पहले बिजनेस एथिक्स माना जाता था, बट अभी वो नहीं माना जाता है। कस्टमर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको प्रॉफिट भी लेकर आना है और शेयर होल्डर के लिए भी हेल्पफुल होना है।
तो वो बिजनेस एथिक्स में आप कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, उनके साथ कुछ गलत नहीं करना, ना ही सप्लायर के साथ, ना ही और कोई स्टेक होल्डर के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, वो बिजनेस एथिक्स में कवर अप होता है। Hence, rather than leveraging the classical approaches of ethics, the socio-economic approach shall be observed, which suggests that in order to sustainable, every business organization needs to balance the economic motive and social cost of their actions. अब जो बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको सोशियो इकोनॉमिक चीजें जो भी है, सोशल कॉस्ट है, उनको भी कंसिडर करना होगा, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं देख सकते हैं। Competitive and profit maximizing organizations may well be efficient in the eyes of shareholders or fund providers, but an overriding focus on efficiency and profit can lead to ethical issues and dilemmas such as unequal income distribution or damage to the environment. कई बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, जो गलत चीज है, जो आज के जमाने के हिसाब से बराबर नहीं है। वो आपको एनवायरनमेंट के बारे में, कस्टमर के बारे में और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के बारे में सोचना जरूरी है। Therefore, in determining how the organization will achieve its goals, leaders establish or shape the ethics and values that guides the activities of the organization and set the limit of the extent to which the means justify the ends. Therefore, the management accountant, while making decisions and communicating the same, shall observe business ethics. इसलिए ethics को भी maintain करना है, जब भी वो communicate करते हैं, जब भी decision लेते हैं तब। Illustration: for performance evaluation, he or she may use the triple bottom line as a framework in life cycle cost. ये एग्जांपल हम बाद में ही समझेंगे क्योंकि लाइफ साइकिल ट्रिपल बॉटम लाइन वो हम आगे के चैप्टर्स में कवर अप करेंगे, राइट। तो ये हमारा 5th पॉइंट जो था, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ लीडर था, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो रोल है, राइट, वो बढ़ गया है इन केस ऑफ एनालिसिस, इनोवेशन, प्लानिंग और लीडरशिप में। और तो और हमने उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी देखी, जिसमें 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस एथिक्स। क्लियर, सिंपल सा पार्ट था, राइट। अब हम टेस्ट योर नॉलेज के जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखते हैं। सिंपल से है, ये आपको पेज नंबर 1.60 के ऊपर दिया हुआ है। ये इंडिविजुअल एमसीक्यूज यहाँ पर आपको अभी दिए हुए हैं, बट आपको जो एग्जाम में पूछेंगे वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ही रहेंगे। बट इसमें से जो केस सिनेरियो, इसमें जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ना किसी तरीके से केस सिनेरियो है, बट वो इंडिपेंडेंट केस सिनेरियो काइंड ऑफ है। तो इसमें से आपको किसी ना किसी तरीके से वो केस सिनेरियो में फिट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये देखकर जाना जरूरी है। मिस्टर अनिर्बन, Chief Management Accountant and advisor to CEO of Avantha Holdings, considering the value propositioning canvas as a tool to respond to aspects highlighted by customer profile analysis. You, cost trainee, recently joined Avantha Holding. Mr. Anirban asked to apprise the following statement to pick the correct statement regarding value proposition map. आप एक ट्रेनी हो और आपको वैल्यू प्रोपोजिशन मैप के बारे में नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स काउंटर ईच अदर्स इफेक्ट्स। पेन रिलीवर और गेन क्रिएटर है वो दोनों को एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर करते हैं, तो ये गलत है, राइट। पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स आर द वन एंड द सेम थिंग। पेन रिलीवर्स और गेन क्रिएटर्स दोनों ही एक है, ये भी गलत है। पेन रिलीवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम गेन क्रिएटर्स, ये सही है। पेन रिलीवर्स और गेन क्रिएटर्स अलग अलग होते हैं। Either one of pain relievers or gain creator can be part of value proposition map, गलत, ये गलत है। पेन रिलीवर्स और गेन क्रिएटर दोनों एक साथ हो सकते हैं। कस्टमर के पेन या गेन है उनके सामने पेन रिलीवर्स या गेन क्रिएटर्स रिस्पेक्टिवली हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। इसका रीजन भी आपको दिया हुआ है। पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स बोथ क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर इन डिफरेंट वेज। द डिफरेंस इज दैट द फॉर्मर स्पेशली एड्रेस पेन्स इन द कस्टमर प्रोफाइल while the latter specially address gains. It is okay if either of them address pains or gains at the same time. The main goal of these two areas is to make the customer value creation of your products and service explicit. दोनों में से अगर कोई एक भी होगा तो भी चलेगा, बट दोनों में से एक ही होगा ऐसा नहीं होता, इसीलिए आंसर डी नहीं आएगा। ऑप्शन सी सही है, राइट। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस एमसीक्यू, मिस्टर निलंजन इज हायर्ड बाय अवंथा होल्डिंग एज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट फॉर ड्राफ्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन मैप. He suggests that ranking of customers' jobs, pains and gains is essential to respond them. Mr. Anirban is not convinced with the need to rank said 3 elements for a customer profile. ये जो नए पर्सन आए हैं निलंजन, उनका मानना है कि जो वैल्यू प्रोपोजिशन मैप है उनके लिए जो कस्टमर्स जॉब, पेन और गेन को रैंकिंग करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा। बट जो अनिर्बन है वो ऐसा मानते हैं कि ये जरूरत नहीं है। Hence, he seeks your help in evaluating following 2 statements regarding the customer's jobs, pains and gains. तो यहाँ हमें 2 स्टेटमेंट बताए हैं, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। पेन्स एंड गेन्स आर कंट्रोल्ड बाय बिजनेस।
ऑल द पेन्स एंड गेन्स नीड नॉट बी रिस्पॉन्डेड और एड्रेस्ड। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है पेन्स एंड गेन्स आर कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, तो वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है पेन्स ऑल पेन्स एंड गेन्स नीड नॉट बी रिस्पॉन्डेड और एड्रेस्ड, ये सही है। सारे पेन्स और सारे गेन को एक ही साथ एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विसेज में जरूरी नहीं है कि उनको हम एड्रेस कर पाए, तो ये सही है। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो आंसर डी आएगा, राइट। ये आप एक बार रीजन पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड इज कंसर्न्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड, आसपास घूमते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हमने अभी आगे समझा, राइट। कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग, किसके साथ वो जुड़ा हुआ है? कम्युनिकेशन, राइट, ओनली कम्युनिकेशन, तो आंसर आएगा ओनली विथ वन, सो ऑप्शन बी, राइट। ये हमने अभी पहले पढ़ा, राइट, सिंपल, इसका रीजन आप समझ सकते हैं, जो हमने आगे थियरी समझी यही है। फिर फोर्थ एमसीक्यू है, टेक्नोलॉजी इज डायनेमिक इन नेचर एंड हैज सिग्निफिकेंट बेरिंग ऑन एक्टिविटीज दैट क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंस है, वो डायनेमिक है और उस वजह से कस्टमर्स की जो वैल्यू क्रिएट होती है उसमें फर्क पड़ता है। योर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज करना चाहते हैं, वो जनरली गुड्स इन्वेंटरी वगैरह है उनको ट्रैक करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। As technological breakthrough, RFID is capable to revamp which of the following primary activities to generate scope of value। ये आगे जब IT और वैल्यू चेन एक साथ उसकी इम्पैक्ट है वैल्यू चेन में क्या होती है वो समझा था, उसमें ये एग्जांपल लिया हुआ है। तो इन्वेंटरीज जो है वो रॉ मटेरियल को भी ट्रैक करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है और आपके फिनिश गुड्स को भी ट्रैक करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में हेल्पफुल हो सकता है। सो 1 and 2 में हेल्पफुल हो सकता है, सो आंसर वुड बी डी, 1 and 2 ओनली, राइट। इसका रीजन आप देख सकते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू, अ बिजनेस मॉडल शुड कंटेन विच 3 कंपोनेंट्स आउट ऑफ दोज स्टेटेड बिलो। बिजनेस मॉडल में कौन से 3 कंपोनेंट होने चाहिए? तो कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रॉफिट फॉर्मूला एंड की रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस, सो 1, 2 and 4 होने चाहिए। सो आंसर वुड बी 1, 2 and 4 ओनली। ये जो जॉनसन अलोंग विथ क्रिस्टेंसन एंड केगरमैन ने जो बिजनेस मॉडल बताया था उसके बारे में है ये क्वेश्चन। फिर सिक्स्थ एमसीक्यू है, शक्ति बेरिंग बोल ट्रेडिंग लिमिटेड इज कंसिडरिंग द प्रपोजल टू एंटर इनटू ट्रेडिंग ऑफ कास्टिंग आयरन एज वेल। मिस्टर मधुसूदन, चीफ स्ट्रेटेजिक एन्यूमरेट द एंट्री एग्जिट बैरियर्स ऑफ proposed business line and called a review meeting at request of CEO to consider final advice of C-suite। यहाँ पर जो नए बिजनेस में भी एंटर करना चाहते हैं तो जो एंट्री और एग्जिट बैरियर्स क्या है उसके बारे में मीटिंग वगैरह CEO और उनके जो C-suite है उन्होंने सबने मीटिंग वगैरह की। You, Chief Cost Advisor, also attended the meeting and suggested that barriers have influence on profitability, rate as well as nature। आपने बताया कि जो बैरियर्स है एग्जिट या फिर एंट्री बैरियर उनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ सकता है, इफेक्ट उनकी रहती है। मिस्टर सुदन टोल्ड SBBTL, जो ये कंपनी है उसका शॉर्ट फॉर्म है ये, expected that there will be high entry and exit barriers। You are advised to tell the nature and margin rate in context of 5 force model। उन्होंने आपको बताया, मिस्टर सुदन जो है उन्होंने बताया कि हाई एंट्री और हाई एग्जिट बैरियर हो सकते हैं, तो उसके इसमें नेचर एंड मार्जिन रेट क्या हो सकता है 5 फोर्सेस मॉडल, जो माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है उसको कंसिडर करके बताना है। तो जब भी हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं तब जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है, हाई मार्जिन रहता है, राइट। और हाई एग्जिट बैरियर्स की वजह से जो रिटर्न है वो रिस्की रिटर्न हो जाता है, इसीलिए हाई मार्जिन एंड रिस्की रिटर्न रहेगा यहाँ पर। सो आंसर वुड बी डी, हाई मार्जिन विथ रिस्की रिटर्न, राइट। ये पूरा चार्ट है वो हमने इन डिटेल समझा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए फिर 7th एमसीक्यू है, द बोर्ड ऑफ मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड कंसिडरिंग द नीड ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। Chief Information and Technology Officer made a statement, information technology, information system and information management, all 3 are interconnected but not same। तीनों interconnected है but एक नहीं है। Information technology techniques are used as a part of information system to manage information। ये हमने IT वाला पार्ट जो समझा था तब ये सेंटेंस पूरा आया था। It further highlights the nature of the IT/IS/IM strategies and suggests IT strategy is supply oriented, IS strategy is demand oriented, IM strategy is dimension oriented। Which of the above specified statement are incorrect? इसमें से 3 में से कौन सा incorrect है? तो ये जो थर्ड है IM strategy is dimension oriented, ये गलत है क्योंकि वो relationship oriented है। So
आंसर आएगा बी 3 ओनली, थर्ड जो सेंटेंस है वही गलत है, राइट। आई एम जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, क्लियर। 8th MCQ देखते हैं। Ali Fabrics Limited has recently decided to invest in electronic data interchange system that will enable the AFL to automatically place orders with its major suppliers. Currently, AFL purchasing department staff have to place orders using postal mails and telephone to the company's suppliers, which is slow and inefficient. ये जो कंपनी है उसमें क्या अब प्रोक्योरमेंट जो करना है, जो परचेस ऑर्डर देना है वो कैसे करेंगे, अब वो EDI से, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस से, मतलब कि आईटी की मदद से करेंगे, क्योंकि पहले वो पोस्टल मेल से या फिर टेलीफोन से होता था जो स्लो और इनएफिशिएंट था। विच एक्टिविटी विद इन AFL's वैल्यू चेन विल द न्यू EDI सिस्टम इंप्रूव, कौन सी एक्टिविटी है वो EDI से इंप्रूव हो पाएगी, प्रोक्योरमेंट जो सपोर्ट एक्टिविटीज में कवर अप होता है, राइट। आंसर वुड बी सी। फिर 9th MCQ है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट assumes the role of leader who need to make or assist decision making in back of organizational strategy, make communications of strategy plans, vision and values while getting such decisions executed either himself or through others and remain ethical throughout. Which of the following statements are incorrect? इस regarding कौन सा statements incorrect है? An increasing number of organizations are segregating management accountants in separate managerial accounting departments. जिस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से सेग्रीगेटिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इन वेरियस इन सेपरेट मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स है वो बढ़ रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफन आर पार्ट ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम्स, क्रॉस फंक्शनल अलग अलग फंक्शंस में काम करने के लिए वो उस टीम्स का पार्ट रहते हैं, तो ये सही है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स मेक सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजंस एंड रिजॉल्व ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल सपोर्ट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, वो ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, तो वो तो करते ही है, राइट। ये करेक्ट सेंटेंस है। The role of management accountants has changed considerably over the past decade. पहले जो करते थे उनसे काफी चेंज हो गया, उसमें एनालिसिस, इनोवेशन, प्लानिंग और कॉस्ट और लीडरशिप भी वो करते हैं, राइट। वो हमने अभी आगे देखा, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस है वो गलत है। सो जो क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में था, तो आंसर आएगा ए, ओनली फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग। एंड लास्ट MCQ जो है, Tara Fabrics considering the decisions regarding segmentation. Management accountant raised and said it was acknowledged that managerial discretion and judgment determine which markets are selected and targeted and which others are ignored. In order for market segmentation to be effective, all segments must be, कौन सा सेगमेंट्स के ऊपर फोकस करना है या ना कौन सा सेगमेंट को इग्नोर करना है, राइट। तो उसके लिए मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है। तो नीचे में से कौन सा मार्केट सेगमेंटेशन के लिए इफेक्टिव होने के लिए कौन सी चीज होनी ही चाहिए, मस्ट है, राइट। इसमें से जो कॉम्बिनेशन है सबसे सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? डिस्टिंक्ट, आर्टिस्टिक, मेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल। आर्टिस्टिक तो नहीं हो सकता, राइट। आर्टिस्टिक सेगमेंटेशन का क्या करेंगे? डिस्टिंक्ट, एक्सेसिबल, मेजरेबल एंड पॉपुलर। पॉपुलर सेगमेंट से क्या होगा? प्रॉफिटेबल होना चाहिए ना। डेस्परेट, डेस्परेट तो नहीं होगा। एक्सेसिबल, मेनी एंड प्रॉफिटेबल, मेनी भी नहीं होता, डेस्परेट भी नहीं होता है। डिस्टिंक्ट, एक्सेसिबल, मेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, हेट्रोजीनियसली एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, मेजर कर सके ऐसा होना चाहिए और प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, राइट। तो आंसर डी। In order to recognize the segment, the following criteria shall be satisfied. The management should be segment should be homogeneous internally, heterogeneous externally, that is distinct, identifiable, that is measurable, shall be reasonable if not substantial, that is profitable, and must be responsive, that is accessible. समझ में आ रहा है? तो ये MCQs थे। टेस्ट योर नॉलेज का जो कैसलेट बेस्ड MCQ है वो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है पार्ट 2 के अंदर, होपफुली आपने वो देख लिया होंगे, राइट। और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है और होपफुली आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।